अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, पाक भारत मुख्तसर मगर तज़व्वुराती लिहाज से अहम जंग में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेट रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई और उसके बाद जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई वो पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान को एक नए प्लेयर के तौर पर भी देखा गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और भारत के झूठे प्रोपेगंडे को दुनिया ने वक़्त नहीं दिए। वहीं पाकिस्तान को खित्ते के एक अहम नए प्लेयर के तौर पर भी तस्लीम किया है। अभी होने वाली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात में भी इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुदमुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने के अज़म का इआदा करते हुए इलाकाई और आलमी फोरम पर राब्ता कारी बढ़ाने पर भी इत्फाक कर लिया है। जबकि एक और खबर यह भी है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी अक्टूबर तक दौरे पाकिस्तान मुतवक्किल है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया जहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी तारीफ कर रही है और बार बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, लीडरशिप है, उसकी तारीफ की और मुतादिद बार भारत के जो 6 जंगी तैयारे हैं उनके गिराए जाने के हवाले से भी वाज़े किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत को शिकस्त दी। अब अगर हम कुछ मुल्की सियासत की भी बात करें तो उसमें बानी PTI की 9 मई से मुतालिक 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ने PTI के हामियों में एक नई उम्मीद पैदा की है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि एक मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाली गई है या डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस पर अभी बात होना और तजिया होना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ताहम हुकूमत इससे खौफजदा नजर नहीं आती है, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI को 14 साल की सजा भी सुनाई गई है, जिसके खिलाफ अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये वाज़े कर चुकी है कि आइंदा साल समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी, जिससे बज़ाहिर बानी PTI मुस्तक़बिल करीब में बाहर आते नजर नहीं आ रहे। अगर हम NFC अवार्ड की बात करें तो इस वक्त विफाक जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है और सूबों के साथ जो है लेन देन की बातें की जा रही हैं, तो सूबों के हिस्से में कमी की जाएगी या फिर इस हवाले से यह भी चाहे हुई हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर इदारों के अखराजात में जो है वो हिस्सा डालें, तो इस तरीके से विफाक की जो माली मुश्किलात हैं वो कम की जा सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ सूबों का इस वक्त शेयर जो है वो 57.5% है और मुख्तलिफ ग्रांट्स अगर शामिल कर ली जाएं तो उसके बाद ये हिस्सा जो है तकरीबन 62% तक पहुंच जाता है। अगर सूबे अपना हिस्सा कम करने पर राजी नहीं होते तो इस सूरत में विफाकी हुकूमत के पास मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फार्मूला भी मौजूद है और उसमें तब्दीली की गुंजाइश भी है और तब्दीली कर भी सकती है। ये मामला कैसे हल होगा, इसके क्या सियासी मुहरकात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट होंगे उनमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब, जबकि तजियाकार सईद काजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद उवैस साहब। सबसे पहले हम अहमद उवैस साहब की तरफ जाएंगे, क्योंकि बानी PTI के 8 मुकदमात के अंदर जमानत मंजूर की गई है और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर भी कुछ जो है शशुपंज की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की तारीफ करती नजर आती है, वहीं पर अगर याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरमीम के बाद कहा था कि अब इन अदालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब। अहमद साहब, आप बताइएगा कि किस तरीके से अब आप दोबारा ये बात कर सकते हैं कि जो अदालतें हमें रिलीफ दे रही हैं और पहले आपने कहा कि अदालतें हमें रिलीफ नहीं देंगी, तो आगे क्या होता नजर आ रहा है? क्या आप समझते हैं कि आपको अदालतें मजीद रिलीफ देंगी? देखिए, सवाल यह है कि बात होती है कि आपने सिस्टम कैसा बनाया है। जो नई ये तरामीम के बाद जो आइन की शक्ल सामने आ गई है उसमें वो जो जुडिशरी की आज़ादी को सुलभ कर लिया गया है, वो अपनी जगह हकीकत है। आपने वो देखा नहीं है कि आप माशाल्लाह एक जर्नलिज्म में एक अरसे से हैं और ये मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। जब कोई तरमीम आती है पार्लियामेंट के अंदर और कोई उसको चैलेंज कर दे तो अदालत सबसे पहले वो पिटीशंस को सुनती है कि जिसमें चैलेंज किया गया होता है कि अगर वो उसको मंजूर कर लेगी तो फिर वो स्ट्राइक डाउन हो जाती है वो अमेंडमेंट जो है, और अगर नहीं करेगी तो वो फारिग हो गई और उसके बाद वो अपने सुकून से फिर एक निज़ाम जो है कि नई तरमीम के मुताबिक चलता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जब इस तरमीम के बाद डजन भर कोई मतलब 30 से ज़्यादा पिटीशन जो हैं वो आ चुकी हुई हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जिसमें 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है और उनको इकट्ठी समाअत उनकी हुई थी। मेरा ख्याल है ये में भी फरवरी की बात होगी बिल्कुल, और वहाँ पे अदालत ने उस दिन बड़ा रश था कोर्ट में, सबकी पिटीशनें इकट्ठी लगी हुई थी
और गालिबन 5 रुकनी बेंच भी अदालत का बैठा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने अदालत ने उनको प्रीमा फेसाई उनको एडमिट करते हुए ये लिखवाया ऑर्डर कि विद इन 3 वीक्स ये तमाम पिटीशन जो हैं दोबारा फिक्स हो जाएंगी हेयरिंग के लिए। और ये भी लिखा गया कि हमारी रिक्वेस्ट भी लिखी गई कि इसको फुल कोर्ट के सामने लेकिन सर ये सही नहीं है कि जिनके लेकिन आज बताइए 6-6 साल से 10-10 साल से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और किसी को फांसी है, उम्र कैद है और वो इंतजार कर रहे हैं और अगर कोई जो लाड़ला जाए और जाकर अपनी पिटीशन दायर कर दे और फिर उसको सुन लिया जाए फिर तो सर वो सालों वहां पर जो है सजा काटते रहेंगे सर। नहीं, आप बात नहीं समझे। इसका मतलब है कि आप प्रोपोजिशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। देखिए 26वीं तरमीम को जब ये कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके मुताबिक जो है ये तरमीम नहीं हो सकती थी, इसके ये ग्राउंड्स हैं, तो अदालत सबसे पहले वो फैसला करेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत भी बनी है कि नहीं, या ये सारा गलत हो गया है। वो फैसला करेगी, एक दिन में कर ले, 2 दिन में कर ले, उसके बाद तो फिर रूटीन के साथ मामला चलेंगे। जहां आपको जब आपकी कोई स्ट्राइक कर लेता है कि आपको तो समाज का हक ही नहीं है, आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, या आपने गलत तरीके से आप आके बैठ गए हैं और आपको इख्तियार नहीं था, ये इसका तरमीम करने का तरीक़ेकार गलत हुआ, बहुत सारी एक ग्राउंड ली गई हैं। जब उनके ऊपर आप फैसला कर देंगे तो फिर आप रूटीन में काम करेंगे। फिर वही जैसे आप कह रहे हैं कि पुराने केसेस की समाअत होगी, साथ साथ तो चलती है, सब कुछ है। लेकिन जहां पे उसकी वारिस को चैलेंज किया गया हो कि ये तरमीम जो है आपने जो कर दी है, इसमें फलां जो है इतने ब्लंडर हुई हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुए हैं, ये किसी सूरत जो है मेंटेनेबल नहीं है, ये स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए। तो सबसे पहले अदालत वो फैसला करेगी कि जिसकी बुनियाद पे अदालत खुद को ये इख्तियार हासिल हुआ है कि वो बैठ के समाअत कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना हुआ है। तो वो आज तक नहीं हुआ। देखिए आप कितना अर्सा गुजर गया, पेंडिंग पड़ी हुई है, और कहा भी जाता है तो उसका कोई सुनता नहीं उसके ऊपर। ठीक है, तो अदालतों की आज़ादी देखिए ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप जजिस की जो है इस अमेंडमेंट के बाद आप देखिए कि जो जुडिशल कमीशन बनता है उसमें आउटराइट मेजॉरिटी है हुकूमती साइड की, मेंबर जो हैं जो हुकूमत के हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर जिसको ऊपर हाथ रख देगा वो जज जो है उसको लगाया जाएगा या निकाला जाएगा या उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। आपका पॉइंट आ गया है। तो ये बुनियादी ठीक है, राजा कमरुल इस्लाम की साहब की तरफ जाते हैं। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह वैसा भी कह रहे हैं कि जिस पर वज़ीर आज़म हाथ रख देंगे और जो फेवरेट होगा, जो उनके लिए काम करता होगा, उसको जज बना दिया जाएगा, चाहे हमारी लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट्स हों, वहाँ पर तो फिर इसका मतलब है कि जो है कानून की हुक्मरानी जो है वो तो स्टेक पर चली जाएगी, फेवरेटिज्म का शिकार हो जाएगी और जिसको जहाँ से फ़ायदा आएगा वो उसी तरफ चला जाएगा। देखें, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका तो एक सेट प्रोसीजर है जजेस की अपॉइंटमेंट का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सिविल जजेस का भी और एडिशनल सेशन जजेस का भी, और वो उस एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। अब जहाँ तक ये जुडिशरी का जो अपर जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी, उसका ताल्लुक है, वहाँ पे नो डाउट ये बिल्कुल है। जो पार्लियामेंट्री कमीशन है उसमें तो हमेशा हुकूमत की अक्सरियत होती है जब कोई भी पार्लियामेंट का काम होता है, चाहे वो कोई कमेटीज बननी है, पार्लियामेंट का कोई भी फैसला नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्पिरिट यही है कि उसमें हुकूमत को अक्सरियत हासिल होती है, लेकिन वो एक नीचे से एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, वो नॉमिनेशन के थ्रू लोग आए हुए होते हैं। वो जुडिशरी की जो छलनी है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जो जुडिशल जो अपने कमीशन है वो भी शामिल है, तो उनके थ्रू वहां से गुजर के आते हैं, फिर पार्लियामेंट्री जो कमीशन है वो काम करता है। तो ये कोई ऐसी वो नहीं है कि सोल डिस्क्रिशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जिस पे हाथ रख देगा। आपके नजदीक बानी पीटीआई अब बाहर आते नजर आ रहे हैं कि नहीं? ये तो चलें एक लॉन्ग डिस्कशन है, लेकिन बानी पीटीआई को कल 8 मुकदमात के अंदर जो है उनको बरी किया गया है। नहीं, बिल्कुल बरी नहीं किया गया, उनकी जमानत हुई है, और जमानत हर मुलजम का राइट होता है, हक होता है कि जब तक केस का ट्रायल नहीं होता, और तो बेल होना और बात है, बरी होना और बात है। तो बरी का लफ्ज मैं समझता हूँ कि प्रॉपर नहीं है। उनकी जमानत हुई है, लेकिन बहुत से केसेस में
जमानत नहीं भी हुई, लेकिन एक एटलीस्ट हमें खुशी हुई और तवानियत इस बात की हुई कि कम अज कम अब जो अपोजिशन है वो ये तो नहीं कहेगी कि जिस तरह वो हर फैसले के बाद अदालतों को मतून करती है, अदालतों को पे वो तनकीद का तनकीद बदतरीन करती है। तनकीद ठीक का है, निशाना बनाते ठीक हैं। है। तो एटलीस्ट कम अज कम अब इस फैसले के बाद ये तो कहेंगे कि अदालतों ने जो है वो हमारा भी वहां पे फेवर किया है, और इस लिहाज से कम अज कम मैं यानी कि उस समझता हूँ तरीके कि से कुछ अरसे तनकीद के नहीं कर लिए सकते। सईद साहब की तरफ जाऊंगा। सईद साहब, आपको लगता है कि जो इस वक्त इत्मीनान में हुकूमत है और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 8 मुकदमात के अंदर अगर ज़मानत हो भी गई है, तो क्या वजह है? ये इस्तेकाम की कोई गारंटी है, या फिर जो उनको पता है कि होना वही है जो कुछ हम चाहेंगे, या ऊपर से जो हुक्म आएगा? देखिए, ये क्या चाहेंगे? आपकी सिविलियन एलीट जो है या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह कैपिचुलेट किया है, हमारा तो ख्याल था 2008 से डेमोक्रेसी आ गई है, अनइंटरप्टेड 3-4 इलेक्शन हो गए हैं, मगर इनके ये क्यों मासूम आदमी है वजीर आजम साहब, उन पर क्यों इल्जाम धरते हैं आपके जी वो अपन उनका हैंड पिक्ड आएगा, उनका हैंड पिक्ड आएगा? वो तो खुद किसी के हैंड पिक्ड है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इसे और एंगल से देखता हूँ। मेरा एंगल ये है कि आपकी जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो बेचारी नज़ा के आलम में है, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई है। ये जो एक सारा एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है और ये लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो आ गई है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होगी, ये इधर जुडिशरी होगी, इधर अदलिया अपना वो मुकन्नना होगी, एग्जेक्टिव होगी। तो भाई इनके पल्ले रह क्या गया है? इनके क्या पल्ले रह गया है? पहले तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस पार्लियामेंट व्हिच इज इन प्लेस? मुस्लिम लीग नून कहती है धांधली हुई है, जावेद लतीफ साहब को सुन लें, पैसों का जिक्र वो करते हैं खुद। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के खुद के रहनुमा जो आ रहे हैं वो भी ये जिक्र करते हैं। बिल्कुल जी, मैं अर्ज करता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब आप वजारतें करते फिरते हैं, पहले कहते थे जी मैंने बाजवा साहब को फोन करके, मतलब ये है कि बेसिकली जो आपका सिविलियन स्ट्रक्चर था स्टेट का वो उसने तो कैपिचुलेट कर दिया है। अब हम फरोई बहसें करते रहते हैं कि जी चलो जी उनको 8 में उन्होंने जमानत दे दी। जमानत क्या दे दी? इररिकॉन्सिलेबल कॉन्फ्लिक्ट है, द मैन इन द प्रिजन एंड दोज हु मैटर और हु मेक द डिसीजंस। इररिकॉन्सिलेबल कॉन्फ्लिक्ट है इनका। हल्की जी रस्सी छड़नगे फिर खींच देंगे फिर। इससे मैं नहीं एग्री करता कि आपको अब तो अपोजिशन को कोई गिला नहीं करना चाहिए। और कल रात उसके बाद देखो आगे ले गए हो, कोई पता नहीं तो क्या मतलब एक तरफ आप सवेरे सर ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब दिन रात काम कर रहे हैं सर? हाँ जी, वो बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने तो कल एक रिक्वेस्ट की है उनसे कि जो चाइना जरूर चले जाएं, लेकिन खुदा दा वास्ता ये कोई मुआहिदा करके ना आना, क्योंकि अभी तक हम 1993 के मुआहिदे पीपल्स पार्टी वाले, 2002 वाले, 2015-16 वाले भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत एक जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। ये एक अलग कहानी है, इसको छोड़ें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो था ना हमारा डेमोक्रेसी छलनी होके बीच में से हीरे निकल के ऊपर आएंगे, वो खेल खत्म हो चुका है। आज लिबरल जिस तरह 1991 में स्टालिनिज्म उड़ गया था, आज आपकी लिबरल डेमोक्रेसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट निकल गया है। और आज सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया की जो रूलिंग एलीट है वो ये कहती है कि ना हमें आइन का तकल्लुफ चाहिए, ना कोई हमसे कोई आजादियों की बात करे। अब हमारा काम नहीं चलता इनसे। मैं ऐसे इस तरह इंडिविजुअली बात करते रहे, आज हमारे 2 की कल नहीं हुई, आज उनकी नहीं सुनी गई, आज उनकी जो है मुलतवी हो गया, ये हो गया। वी कैन कीप ऑन रैंगलिंग विद ईच अदर एंड दिस सेंसलेस नॉइज, ये जैसे दिन कहते हैं। जमहूरियत का ये सारा का सारा जो है वो जमहूरियत का नुकसान हुआ है। जमहूरियत किधर है यार? मेरी जमहूरियत से मुलाकात तो करा दें पाकिस्तान में, या मैं कहता हूँ इंडिया में बता दें। आप देखें ऑपोजिशन भी मौजूद है, हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम भी है, जमहूरियत तो है ना सर? वो भी मौजूद है, उनके पास झंडा भी है, एक गाड़ी भी है, वो वजीर भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन क्या इज ही द मैन हु इज इन द सैडल? ये क्वेश्चन है। इसी तरह जैसे मैं ये कह रहा हूं ना कि ये बेसिकली पहले भी वारदात थी। इट वाज अ डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग बिजनेस। मसलन इंडिया में 90 करोड़ वोटों से 2 बंदे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदानी और अंबानी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी बर्बादी कैसे हुई? जब सियासी ताकत के साथ आपने तिजारत और ताजरों को सियासत दे दी, जिस तरह प्लेटो कहता था कि इनको कभी हुकूमत ना दो।
आज ये भी फारग हो गए हैं, क्योंकि बेसिकली क्या आपका क्या ख्याल है, बिलावल जरदारी साहब सियासतदान है और भाई ही इज अ बिलियनियर, उनकी मिले हैं, उनका सब धंधा वो है। तो बेसिक पहले तो ये खेल हुआ सर, वो तो किसी को नहीं रोकते कि आप सियासत ना करें कि ये मनी मेकिंग मशीन बन गई सर, वो तो किसी को नहीं रोकते ना। और अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इनके पल्ले खुद कुछ नहीं रहा। जब ये अवाम से इनके रिश्ते कट गए और इनके रिश्ते माल से, देखें या नोट बैंक होता है या वोट बैंक होता है, तो वोट बैंक खत्म हुआ, खला पैदा हुआ, तो जिन्होंने आना था वो आके फैसले कर रहे हैं। सादा सी बात है, यू डोंट नीड टू बी एन आइंस्टाइन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। जी ठीक है, हम प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इस वक्त जो खित्ता है उसकी सूरत हाल जो है वो मुसलसल तब्दील हो रही है, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, फिर चीन और फिर उसके बाद अमेरिका का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया वो कितना सूदमंद रहा और पाकिस्तान जो है एक नया प्लेयर बनता दिखाई दे रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बारी पीटीआई की ज़मानत के हवाले से बात कर रहे थे और जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, वहीं पर पाकिस्तान जो है वो एक और महाज पर खड़ा है। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को या तो बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से किसी ताकत को गले लगाना पड़ेगा। गलती क्या पाकिस्तान अब ये कर सकता है या पाकिस्तान जो है फिर तवाज़ुन उसके अंदर बरकरार रख सकेगा? हम चलते हैं अहमद सईद साहब की, अहमद अवैस साहब की तरफ। अहमद साहब, कहिएगा कि हालिया दौरा चीन के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और दीगर मामलात के अंदर हम पाकिस्तान के जो खुदमुख्तारी है और पाकिस्तान का दिफा है वो हमेशा करते रहेंगे, तो ये दौरा कितना अच्छा आप समझते हैं? बहुत प्रोडक्टिव है ये दौरा जो था, बड़ा बरवक्त भी है, प्रोडक्टिव है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एतबार से बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें दो तब्दीलियाँ आई हैं ना, आपने देखा कि जैसे अभी आप भी फरमा रहे थे कि इस जंग के जो 2 दिन हुई 3 दिन हुई, लेकिन एयर बैटल ने एकदम से सिनेरियो बदल दिया। इंडिया जो रीजन का एक मिनी सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था और बनाया जा रहा था, उसको बाय डिज़ाइन बनाया जा रहा था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल इसमें ये चीज़ स्टेज सेट हुआ था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। और अब एकदम से उनकी जो पोजीशन में जो असर पड़ा, इससे मुस्लिम ब्लॉक की अहमियत भी सामने बन के आई है, पाकिस्तान की बहुत अहमियत बन के सामने आई। पाकिस्तान की ताकत जो होती है ना, कहते हैं कि पावर हैज़ इट्स ओन डायनेमिक्स। एग्जैक्टली। अब वही पाकिस्तान है, उसकी किस तरह इंपॉर्टेंस है तब। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। यहाँ हमें एक तरफ तो बैलेंस भी क्रिएट करना होगा। बिल्कुल। अमेरिका जिस तरह से अब झुकाव पाकिस्तान के हक में दिखा रहा है, हमें बहुत एहतियात से जो एक टाइट रोप के ऊपर पाकिस्तान को चलना होगा और उनको अमेरिकन फ्रेंडशिप जो दोबारा से री इमर्ज की जा रही है, वहाँ पे हमने ये देखना है कि कहीं पर भी वो चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात और दोस्ती है, वो कहीं पर भी वो किसी गलतफहमी का और किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो और उसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये वेस्ट की एक बहुत बड़ी डिजायर है इस वक्त कि हम चाइना से अलग हों। लेकिन जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब की जानिब से मिलिट्री डिप्लोमेसी की गई है और पाकिस्तान को टैरिफ के अंदर भी छूट दी गई, वहीं पर भारत के ऊपर जो है वो बार बार मजीद टैरिफ लगाया गया, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सही रास्ते पर है? बिल्कुल ठीक है, मैं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं ना, यहाँ पे एक चीज का, एक तो इस एस्पेक्ट का ख्याल रखना है, जो हमें एडवांटेज मिल रही है वो हम स्टेट को सामने रख के, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उसका एडवांटेज मिले, लेकिन हमारे जो दरीना दोस्त जो हर वक्त मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, हमारे काम आए, और वो चाइना है, उसको इन कॉन्फिडेंस में हमें सारा काम करना होगा। ये बड़ी एहतियात की बात है, एक बात। दूसरी याद रखिएगा कि मुल्क जो है ना, बनते हैं और तबाह होते हैं वो इंटरनल खलफशार की वजह से। ये फॉरेन पॉलिसी तो उनके फॉरेन इंटरेस्ट होते हैं ना सबके, लेकिन इंटरनली पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की सेटिस्फेक्शन जो है वो इंतहाई हर मुल्क के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक की तखसीस की बात नहीं है, ये हर मुल्क में
इंटरनल डायनेमिक्स जो हैं उनके ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात की थी अभी मुझसे पहले गुफ्तगू में इन्होंने कि जैसे प्लेटो ने कहा था, और प्लेटो से पहले ये सोक्रेटिस ने भी कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर। अगर बिजनेसमैन को किंग बनाओगे तो वो अपने बिजनेस की एक्सपेंड करने के लिए पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करता है। ठीक है, तो हमें आवाम को साथ लेके, आवाम के कॉन्फिडेंस को साथ लेके चलना है और चलना चाहिए। सईद साहब आपकी तरफ आऊंगा। जी आपका पॉइंट आ गया। सईद साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको लगता है कि द आर्ट ऑफ द डील जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किताब है, कुछ लो कुछ दो, और वो मुफाद के बगैर तो आगे बढ़ता नहीं है, और अमेरिका की एक रिवायत रही है वो अपने मुफादात के तहत आगे बढ़ता है, दोस्ती करता है और फिर वहां से अचानक गायब हो जाता है। हमने अफगानिस्तान के अंदर भी देखा और फिर मशरिक वस्ता की सूरत-ए-हाल पर भी देखा। तो आपको लगता है कि वो अपनी द आर्ट ऑफ डील जो बुक है उसके मुताबिक ही वो आगे चल रहे हैं और पाकिस्तान जो बीच का रास्ता है वो उसको इख्तियार कर लेगा, या फिर पाकिस्तान एक दफा फिर मुश्किलात और गलत फैसले करेगा? नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में इन हालिया दिनों में उसकी बड़ी हासिलात हैं, और जिस तरीके से इसने एक टाइट रोप है चाइना और अमेरिका के माबैन, इस पर बड़ा ट्रेड किया है। वाशिंगटन पोस्ट में कल एक आर्टिकल भी हमने देखा फील्ड मार्शल साहब के हवाले से। मगर मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहता हूँ हेनरी किसिंजर को, जो उनका बहुत बड़ा, जो एक बड़ा नजरियादान भी था और पॉलिटिशियन भी था। उसने कहा था कि ये अमेरिका की दुश्मनी बहुत खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती मोहलक है। इट इज वेरी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, बट इट इज फैटल टू बी इट्स फ्रेंड। तो हमें मेरा ख्याल है कि हमारे हाथ बड़े जले हुए हैं। अफगान वार में हमने देखा हिलरी क्लिंटन ने आके यहाँ ये एतराफ़ किया था कि हमें बाद में उन्होंने तनहा छोड़ दिया अफगान वार में, जो हमारा रोल था। आई थिंक लर्निंग हैविंग सेलिब्रेटिंग दीज नहीं, यानी हमें अच्छा है कि इंडिया का सारा जो भक्स से उड़ गया, जो उसका सारा था जी, फिर तीसरी बड़ी मैशत बन रहा है, वो ज़ाहिर खोखली थी। और मैं बड़ा दिनों से अर्ज कर रहा था, और अभी ये एक और भी मैं यहाँ आपको अपना तनाजुर दे दूं कि इंडिया में बहुत बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। बेशुमार लोग बेरोजगार होंगे अगर ये स्लैब करते हैं। कोई तकरीबन 130-40 बिलियन डॉलर का उनका ट्रेड है अमेरिका के साथ। तो ये बहुत बड़ी ब्लो होगी, कई बैंक करप्ट होंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे बैंक, और बेरोजगारी बेशुमार होगी। और वहाँ खतरा ये है कि 25 करोड़ लोग वहाँ पे इंडिया में ट्रेड यूनियन में मुनज़्ज़म है। इस पहली मई को वो सारे के सारे हड़ताल पे थे, मगर इन लोगों की और मेहनतकशों की खबरें कोई नहीं छापता। तो बात ये है कि ये बड़ा अच्छा है, मगर हमारा जो अभी एक पॉलिसी बयान आया है, और वो SIFC की तरफ से या किस तरफ से, हमारे 2-3 बड़े प्रॉब्लम, जिस तरह अभी अवैध साहब कह रहे थे, इंटरनली जिस तरह फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जो क्लासिक मूवी थी ना, जो फ्लॉप क्लासिक थी, उसके एंड पे उसने कहा था कोई तहजीब बाहर से कोई नहीं तोड़ सका, अंदर से जवाल अंदर से आता है। हमारा बिलियंस 130 बिलियन डॉलर का हमारा कर्जा। और कल जो खबर थी, जरा गौर फरमाएं, ये जो खबर थी डॉक्टर इकराम उल हक की और फरूख सलीम साहब की, कि सिर्फ एक जो 2014 में मुआहिदा किया इन्होंने गैसिफिकेशन का, उसने एक कास्ट ऑफ $50 बिलियन। ये न्यूज में इसकी हेडलाइन लगी हुई है, $50 बिलियन ब्लंडर। तो मैं इसलिए कहता हूं कि यार इसकी मैशत इसमें क्या नहीं है। अभी इस जंग में हमने क्या साबित नहीं की अपनी सुपीरियरिटी। तो ये जो है ना, हम जो फितनतुल खवारिज है, आखिर में ये शॉर्ट कमेंट कर लीजिए कि तो पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है? क्योंकि अगर मैं खत्म करता हूं कि ये जो इंटरनल ये फितनतुल दवाखिल जो है, ये चीनी के अब 40 बिलियन रुपए की कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको जुर्माना किया, जिन्होंने 300 अरब खाया था। और वजीर इंडस्ट्रीज कहते हैं ये जुर्माना गलत हुआ है। अंदर हमारा जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, इट इज वेरी वेरी फॉल्टी। ठीक है, देखे ना, हमें सबको पता है कि केड़ा सीरियल मनी लॉन्डर जहाँ पे इक्तदार में बैठे हुए हैं, कौन इक्तदार में बैठे हैं। ये चीजें अगर हम ठीक कर लें तो वी आर सुपर पावर।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कमर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि हम अगर चीनी ब्लेंडर की बात करते हैं या दीगर मामलात है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर के जो सियासी हालात हैं वो तो सारी दुनिया को पता है और दुनिया देख भी रही है। और जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्सा तानी वो जानी है, खींचातानी जारी है, तो आपको नहीं लगता कि जो है अमेरिका के साथ आने वाले दिनों के अंदर मजीद ताल्लुकात अगर कुर्बतें बढ़ती हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान के जो है तारीफें करता है, भारत को दबाव का शिकार रखते हैं, तो उसके असरात नेगेटिव भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं? जी, पहली बात तो यह है जी कि जमहूरियत हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खींचातानी का ही नाम है और इसी को जमहूरियत कहते हैं। या तो कहें कि ये खींचातानी इस वक्त भारत में नहीं हो रही, ये खींचातानी खुद अमेरिका में नहीं हो रही। कितने स्ट्रेसफुल और कितने हॉस्टिलिटी वाले इलेक्शंस थे यूनाइटेड स्टेट्स के अभी, और अभी स्टिल जो है वो मौजूदा प्रेसिडेंट का जो जितने टिल्ट है वो साबका हुकूमत को इल्ज़ाम देने में है। खींचातानी जमहूरियत में होती है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है हुकूमत और अपोजिशन। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा ये बड़ा अहम इम्पोर्टेंट सवाल भी है और इसका हुकूमत ने ख्याल रखा है। पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का कि पाकिस्तान ने हमेशा बजाय इसके कि एक ब्लॉक में जाने के पाकिस्तान ने ब्रिज किया है इस गैप को अमेरिका और बरतानिया के दरमियान। पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो दौरा था चाइना का वो पाकिस्तान की मदद से हुआ था, और अभी भी आप देखें कि जहां फील्ड मार्शल ने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे किए, वहां पे चाइना का भी दौरा किया और चाइना की आला तरीन सिविल वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी और फौजी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। इसी तरह अभी हालिया जो दौरा था चाइना के वज़ीर ख़ारजा का, उसमें भी बड़ी मुफीद और बड़ी अच्छी जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई और फैसले हुए। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, एक तो चले हमारी सबसे उसकी बड़ी वजह वो फौजी फतह बनी है जिसकी बिना पर पाकिस्तान का वकार दुनिया के अक़वाम आलम में, यानी अगर आप पुलवामा और पहलगाम वाक़यात को आपस में कंपैरिजन करें तो दोनों वाक़े एक ही नौइयत के थे। दोनों में पाकिस्तान पे वही इल्ज़ामात आए, दोनों केसेस में पाकिस्तान पे हमला किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाम नहाद ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। दोनों में पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर फ़ज़ाई फतूहात भी हासिल हुई। वो भारतीय त्यारा मार गिराया, उसके पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। अब फेलियर कहाँ पे हुआ था? पॉलिटिकल गवर्नमेंट का फेलियर था जो पुलवामा की सूरत में, और उन्होंने कहा कि क्या हम भारत पे हमला कर दें, और फिर पहलगाम के केस में हमला करके दिखाया पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में। लिहाजा फर्क वही है, फौजी की आदत उस वक्त की और आज की, और सियासी की आदत उस वक्त की और आज। ठीक है, तो पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से इस बैलेंस को पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी मिली और पाकिस्तान इस बैलेंस को बरकरार रखेगा। पाकिस्तान अपने इंटरनल इंटरेस्ट के तहत ही आगे बढ़ेगा और एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए जो है वो नाराज नहीं करेगा। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो खारजा महाज पर मजीद कितनी कामयाबियां समेटता है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो सिफारती महाज पर सिफारती जंग लड़ी, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है एक खुद मुख्तार रियासत है और अपना दिफा करना भी जानता है और दुनिया को ये मनवाया भी है। और इसी का ये सबूत है कि अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। और अब आने वाले दिनों के अंदर अक्टूबर के अंदर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान पहुंचेंगे, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे NFC अवार्ड के हवाले से, क्योंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो माली मुश्किलात का शिकार और कहीं कोशिश कर रही है कि कुछ सूबों के साथ ले दे कर लिया जाए और उसके बाद जो उनके माली जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए। और आगे एक और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, और अगर सूबे नहीं मानते तो हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा सकती है। उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम अहमद अवैस साहब की तरफ चलते हैं। अहमद साहब, आपको लगता है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम कर सकेगी, और अगर सूबे जो हैं वो उनकी बात नहीं मानते, कुछ ले दे नहीं करते? देखिए, ये उनके लिए इफेक्टिव कंसिडरेशन के ऊपर तो यह है 27वीं तरमीम जो है, क्योंकि हुकूमत जो है, आप देखिए इनको जिस तरह 26वीं तरमीम हुई है, बड़े मायोपिक उन्होंने ये एटीट्यूड रखा है कि बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस का, अपने दौर से अपने टेन्योर से आगे नहीं देखा उन्होंने कि ये 26वीं तरमीम जो है ये वर्केबल है कि नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक ऐसा आइन जो कि वर्केबल होता है
देखिए ना, हुकूमतें तो 5 साल 4 साल के बाद बदलती रहती हैं नॉर्मल हालात के अंदर, लेकिन आइन जो है वो सदियों रहता है। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल अभी इसलिए अब ये जो है डिस्पोटिक एटीट्यूड है इनका कि अब ये 27वीं तरमीम के लिए जो सोचा जा रहा है उसमें बहुत सारी कंसिडरेशन इनके सामने जो आ रही हैं। बेहतर तो ये है कि देखिए 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। अगर ये 27वीं तरमीम को छोड़ें, पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, और जो इन्होंने दोनों बजट आपके सामने आए हैं, इन्होंने कहीं पर जो 50% से ज़्यादा तादाद जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, उनका जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि 14 कम से कम 12 करोड़ लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आपने 13 करोड़ बंदों को सामने रख के बजट दे दिए और उनके हालात के मुताबिक बात कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो 12 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो खतरनाक, मैं वक्त नहीं आपके पास वरना मैं गिनाऊं कि वो कितनी जानवरों से बदतर जिंदगी है उन लोगों की, उनको उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कोई एक स्टेप अभी तक नहीं लिया गया। यह तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। ये लोग अपनी ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट ये एक एस्पेक्ट है। हाँ सर, कमर साहब आपकी तरफ जाऊंगा। जिस तरीके अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं दिया कि जो लोग ख़िताए गुरबत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनकी ज़िंदगी बेहतर की जाए। तो कोई ऐसा फार्मूला है? दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि वो आईनी तरमीम भी कर सकती है अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है हमारे साथ मदद नहीं की जाती। सबसे पहले तो यह है कि जहां तक 27वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक है, मुझे नहीं इल्म, अभी हमारे भाई बहुत मोहतरम और बहुत ही काबिल इज्जत अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि सोचा जा रहा है। अब कोई ऐसी मशीन तो ईजाद नहीं हुई जो किसी की सोच को कैप्चर करके और उसको जो है वो उसके तयन भी कर दे और उसकी रोशनी में मुस्तकबिल का कोई ऐलान भी कर दे। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज है नहीं, और ना उसकी कोई जरूरत भी शायद अभी तक महसूस नहीं हो रही कि उस तरमीम में क्या आएगा या क्या होगा। ये जरूर है कि 18वीं आईनी तरमीम में उस वक्त कुछ ऐसी चीजें भी हो गई थी जिसका ताल्लुक ज्यादातर तालीमी मामलात से है, मसलन यूनिवर्सिटीज के मामलात है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ेगी तो सिंध से भी उसको फोर्स का सामना करना पड़ेगा? जी, अगर की बात है, ये सारी चीजें जो है अजम्पशंस पे, तो अजम्पशंस पे हमें कोई गुफ्तगू अभी नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो उस पे कौन से सूबे की हमायत होगी, कौन से सूबे की जो है वो मुखालफत होगी। तो इस बात को तो अभी आप, मेरा ख्याल है कि इसको अभी तो फिर अगला ऑप्शन हुकूमत के पास क्या है सर? अगर उसको माली मुश्किलात का सामना है, उसके जो बजट है वो पूरा नहीं होता, अगर हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेते हैं या एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो उसके पास उतने फंड तो नहीं है ना सर, फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, हुआ ये था कि माजी में ये कुछ चीज़ों को मैं एक ज़ाती राय बयान कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रही और उसके इख्तियारात जो थे, बस सोशल सेक्टर सारा का सारा सूबों के पास चला गया, लेकिन जो कुछ सोशल प्रोग्राम्स थे वो मरकज के पास रहे। इसी तरह यूनिवर्सिटीज का इंतजामी इख्तियार जो है वो चला गया सूबों के पास। पंजाब की भी अगर यूनिवर्सिटीज का मिसाल, लेकिन जो फेडरल HEC है वो उसका मेजर फंडिंग करता है। तो इस किस्म की चीजें हैं, लेकिन इसके 2 सोल्यूशंस होते हैं। एक सोल्यूशन ये होता है कि आप कोई केक की जो हिस्सा है, केक का पोर्शन है प्रोविंसेस का या फेडरल का, उसको बांटा जाए। लेकिन दूसरा एक उसका ये भी तरीका होता है कि बजाय प्रोपोर्शन में चेंज लाने के उसके साइज को बढ़ा दिया जाए, यही साइज को बढ़ा दिया जाए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हुकूमत की पॉलिसी है रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ा के ठीक है, उन सारी कमजोरियों का खात्मा किया जाए। सही साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपको लगता है कि अगर आईनी तरमीम 18वीं आईनी तरमीम को हुकूमत छेड़ती है और 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जाती है तो फिर उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? और आपको लगता है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, खासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो 18वीं आईनी तरमीम है उसको छेड़छाड़ करने देगी हुकूमत को? वो इस पोजीशन में है? देखिए, पहली बात तो कमर भाई ने बिल्कुल ठीक कही कि हम
कोई किसी का फ्यूचर कोर्स ज़ाहिर है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि जब अगर फैसला हो गया, और आप समझते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैसला हो गया, तो फिर कोई माइकल आल रोक नहीं सकेगा 18वीं तरमीम या 27वीं तरमीम को आने में। अब रहेगी जो पैसों की बात आप कर रहे हैं, ये कोई इसमें इतना आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। यूएनडीपी की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने बनाई थी और बाद में उनके शागिर्दों ने बनाई थी। इस इशराफिया को पाकिस्तान तकरीबन 18 बिलियन डॉलर से 23 बिलियन डॉलर की सब्सिडी और मराद देता है, और 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तीसरे दर्जे के जो ब्यूरोक्रेट IMF के, उसके सामने इसहाक डार साहब ऐसे बैठे होते हैं जैसे स्कूल टीचर के सामने बच्चा बैठा होता है और वजाहतें कर रहे होते हैं। भाई व्हाई डोंट यू फिक्स योर ओन होम। आप 22-23 बिलियन, अभी मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता उनकी जाती है या सरकारी है, आपके सेनेट के जो चेयरमैन है गिलानी साहब, वो BMW के किसी आखिरी उसमें से उतर रहे थे, गाड़ी में से। बिल्कुल यार हम एक गरीब मुल्क है, 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर चाइना देता तो हमें ऐसे मारते कि हमसे बजट नहीं बनना था। फिर हम इधर से रोल ओवर ले लिया अपना, इधर से गालबन इससे UAE से डेफर पेमेंट पे हम तेल खरीद रहे होते हैं। ये रोज दौरियां ते जा रहे होते हैं, उथे आगे जाके फैशन शो चल रहे होते हैं जनाब कि हम इधर जा रहे हैं, और ये एक डिप्लोमेटिक सियाहत हो रही होती है। अपनी आप कैबिनेट देखें। हाँ। मैं खुदा की कसम अब क्या आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे एक मुंडे मेरे पास आया तो मैंने कहा यार यू आर नॉट एबल टू बिकम अ जूनियर प्रोड्यूसर एंड रियली अनमेरिड ही वाज नॉट एनेबल इनफ। अगले दिन मैं टिकर पे उसको देख रहा था कि वो कैबिनेट में बैठा हुआ है। यार मतलब ये है कि हमें हमारी 2 अकली झील है बस, यहाँ ना किसी चीज की कमी नहीं है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, सबसे बड़ा डाका PSDP पड़ता है, ठेके, सारे शहर तमीर हो रहे हैं। ये जो मैंने पूछा किसी से कि यार रोज सारा शहर पुट्टे होता जो वाहे, उन्होंने कहा जी मुरम्मत का जो है ना वो PC1 बनता है, मुख्तसर कीजिएगा क्योंकि वक्त कम है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना ये पैसे वाला मामला, तो 18-20 बिलियन डॉलर पे इस इशराफिया को पालने का क्या तरीका है। यहाँ से हम अगर 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर की कट लगा लें तो हम IMF से 4 सालों में जान छुड़ा लेंगे। ये हम जो हमने वायदे किए IPP के, इनको खोल के खत्म करके अंदर करिए जिन्होंने कीते भी सन तो जिन्होंने नाल भी कीते सन। वहां से हम अपना 2800 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट, यानी अंधेरे लोड शेडिंग जो हमें बेची गई, उसके पैसे 2800 अरब रुपए हैं। यार इस पे बात ही कोई नहीं करता। ठीक है सर, अंदर हो गया है, चुप लिया है, गायब हो गया। These are the real issues। बिल्कुल अब हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा आगे क्या करना है। जहां पर NFC अवार्ड की बात कर ली जाती है, मुल्क की अगर सियासी की भी बात सूरत-ए-हाल की बात होती है, तो अगर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर नहीं आएंगी, ना तो आईनी तरमीम हो सकती है। और इसी तरीके से खारजा महाज पर भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला किया और तमाम सियासी जमातें जो एक पेज पर थी, और इसी तरीके से आलमी महाज पर भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर होना होगा, ताकि पाकिस्तान का जो नाम है हमेशा इसी तरीके से जो है वो बुलंद रहे और पाकिस्तान अपना वक़ार जो है उसको बरकरार रखे। अल्लाह में नासिर।